आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वह झारखंड से आने वाले जो विविध प्रश्न हैं, जो अधिकतर स्लोगन से रिलेटेड है, जो किसी पंच लाइन से रिलेटेड है, जो ऐसे प्रश्न आते हैं तो उससे हैं। तो पहला प्रश्न है कि अबुआ राज एटा जाना महारानी राज टुंडू, यह कथन किसका है? तो यह जीपीएससी के परीक्षा में पीटी में पूछा भी जा चुका है। तो अबुआ राज एटा जाना महारानी राज टुंडू, यह कथन किसका है? पहला जयपाल सिंह, दूसरा सुशील बागे, तीसरा बिरसा मुंडा, चौथा गया मुंडा। तो यह जो कथन है वो तीसरा ऑप्शन सही है, बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का अगर आप इतिहास पढ़ें, चूँकि आमतौर पर हम गाइड बुक पढ़ते हैं तो इस प्रकार के विवरण नहीं होते हैं। जब आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो वहाँ ये सब बातें आपको मिलेंगी। एग्ज़ाम में होता क्या है कि आसान प्रश्नों पर जो है सिलेक्शन निर्धारित नहीं होता। उसमें अगर कुछ टेढ़े प्रश्न आ जाएं, कभी ऐसे प्रश्न होते हैं कि जो जितना भी पढ़ ले, अगर मैं भी बैठूं तो हो सकता है कि 10 से 15 क्वेश्चन को मैं सुना नहीं होऊंगा या पढ़ा नहीं हूँ, या सिली मिस्टेक हो सकते हैं। तो इसके लिए भी अलग से कुछ समय देकर हमें तैयारी करना चाहिए। कुछ ऐसे बुक्स हैं, कुछ ऐसे पॉकेट हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ी सी ओवर स्टडी भी ज़रूरी है इसके लिए। कभी कभी प्रश्नों को आप ओवर स्टडी करते हैं, वहाँ इसका नुकसान होता है, लेकिन किताबों की ओवर स्टडी करने से आपको नुकसान नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है, चूँकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। तो ये जो इतिहास है वो आपको जो वीरोत्तम की पुस्तक है सभ्यता एवं संस्कृति, वहाँ आसानी से मिल जाएगी। उसमें इस बात का विस्तृत विवरण है कि किस संदर्भ में ऐसा कहा। अब यहाँ बिरसा मुंडा के जब इतिहास को आप पढ़ें तो पूरे झारखंड के इतिहास में अगर आप देखें तो बहुत सारे आंदोलनकारी आए हैं, लेकिन जितनी ख्याति बिरसा मुंडा को मिली है, भगवान के रूप में उनको मान्यता मिली। आज भी झारखंड का जो निर्माण है, अगर भारत में महात्मा गांधी को एक तरफ अलग कर दिया जाए और पूरे नेताओं को अलग कर दिया जाए, उसी तरह झारखंड में बिरसा मुंडा को अलग कर दिया जाए और पूरे आंदोलनकारी को अलग कर दिया जाए तो एक प्रकार से वैसे ही दिखता है। तो उसको सोचने की बात है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि बिरसा मुंडा ने पहली बार जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ में, यानी महारानी को चैलेंज किया था। ये स्टेटमेंट से उसका पता चलता है। वो प्रथम बार जो है दिखता है वहाँ की बड़े व्यवस्थित तरीके से अपने आंदोलन को पहले शुद्धि आंदोलन के रूप में चलाया, फिर लोगों में जागरूकता पैदा की, फिर वो युद्धक बने, फिर वो अरेस्ट होने के बाद भी संघर्ष करते रहे। तो ऐसा बहुत कम आंदोलनकारी के साथ दिखता है। साथ ही भगवान का दर्जा जो लोगों में उन्होंने अपनी पैठ बनाई, जो उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा, तो ये इस प्रकार का पैंट जो है बहुत कम दिखता है। ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग अपनी हर समस्या के लिए उनको डॉक्टर भी समझकर अपना इलाज करवा रहे थे। ऐसा बहुत सी पुस्तकों में विवरण है कि वो हाथ से छूकर लोगों का इलाज करते थे। उनमें चमत्कारी गुण थे, इस संदर्भ में उन्हें भगवान कहा गया। तो अंग्रेज भी उसे वीर ईसा कहते हैं। तो वीर ईसा से कभी कभी बिरसा प्रतीत होता है। कहीं उनके जन्म का जो दिन है वो बृहस्पतिवार था, ऐसा भी बिरसा नाम आता है। तो चूँकि उन्होंने ईसाईयत को ग्रहण किया था, जर्मन मिशन जब भारत में आया, तो उसके बाद आप देखिएगा कि 1986 से 90 तक जो है वो चाईबासा में पढ़े, अध्ययन किए। जो लूथरन विद्यालय है वहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहीं उन्होंने सबसे पहली बार जो है इसका विद्रोह भी किया था। फिर बाद में वो वापस आ गए और पुनः अपने सरना धर्म को अंगीकृत किया। आनंद पांडे उनके वैष्णव गुरु थे। और इस संदर्भ में ईसाई नाम भी, दाऊद मसीह नाम भी उन्होंने ग्रहण किया था। जब 1895 में जो डिप्टी एसपी मेयर्स ने उन्हें अरेस्ट किया, यानी 1895 का वारंट था, माफ़ कीजिएगा, और 1900 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो इससे पहले भी आप देखिएगा कि 1897 में वो हीरक जयंती के अवसर पर जो है वो रिहा हुए थे। अब चूँकि आप देखिएगा कि इंग्लैंड का इतिहास पढ़ें तो 1857 से 1901 तक जो है विक्टोरियन एज है।
1877 का जो है जो एम्प्रेस दरबार भी जो लगा था वो ऐतिहासिक था। उन्हीं की स्मृति में बाद में 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल बना। तो उसको जो है बिरसा मुंडा ने डायरेक्ट चैलेंज किया था। ये बहुत बड़ी बात थी और इससे काफ़ी पेपर ने, पत्रिका ने कैश किया इस बात को और इस स्टेटमेंट को लिखा। ये काफ़ी चर्चित था उस समय। और उसके बाद जो है डिप्टी एसपी जो मेयर्स थे वो इनके पीछे लग गए और अंततः जो है पीर सिंह महाली जो गद्दार थे उन्होंने शकदरपुर और बंदगांव के बीच इन्हें पकड़वाया और 500 रुपया के इनाम के लालच में जो है इन्हें पकड़ा गया। तो ये जो स्टेटमेंट है, अबुआ राज एटा जनाधात, हमारा राज शुरू होता है महारानी का राज ख़त्म, ये अपने आप में बहुत बड़ा नारा है। तो इसको हमें जानना चाहिए। आप देखिएगा कि यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं इतिहास में जिसको पढ़ के हमें पता चलता है कि बिरसा मुंडा कैसे दूसरे आंदोलनकारी से अलग थे। बहुत ही कम समय में उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की कि इसका असर जो है वो जब तक दुनिया रहेगी तब तक बना रहेगा। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि जयपाल बोदरा बागे मुर्गा लेके भागे, यह कथन किसका है? एक प्रसिद्ध नारा बन गया था उस समय। तो यह कथन किसका है? जयपाल बोदरा बागे मुर्गा लेके भागे, यह कथन किसका है? तो पहला जस्टिन रिचर्ड, दूसरा भागुन सुमरुई, तीसरा रणविजय सहदेव और चौथा शिबू सोरेन। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका तीसरा ऑप्शन रणविजय सहदेव सही है। तो इसमें जो रणविजय सहदेव का संबंध में बता दूं कि वो हमारे ऐतिहासिक नाग वंशीय जो रातू के शासक हैं उनसे है। वो एक अच्छे कवि, राजनीतिज्ञ, वकील, उनकी जीवनी को अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा उनका योगदान था। आपको इस संदर्भ में उन्हें झारखंड रत्न से भी नवाजा गया, फिर शेरे झारखंड भी उन्हें कहा गया, विधानसभा के माध्यम से उन्हें झारखंड रत्न की उपाधि दी गई। और हम पाएंगे कि 1963 में जब जयपाल सिंह ने कांग्रेस में विलय किया अपनी पार्टी का, तो जयपाल सिंह थे, बोदरा यानी थियोडोर बोदरा थे, बागे यानी सुशील बागे। तो ये लोग जो मुर्गा छाप था इनका, जो सिम सांडी जो इनका दल का जो अपना छाप था, लोगो था, उस संदर्भ में ये कहा गया है। और जब ये कांग्रेस में विलय किए तो इसकी बहुत आलोचना हुई। मात्र रेनी होरो और रणविजय सहदेव ही झारखंड पार्टी को बनाए रखे और इसका बहुत विरोध किया। और इस संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही क्योंकि रणविजय सहदेव झारखंड के यानी नागपुरी भाषा के बहुत अच्छे कवि थे और हिंदी के वीर रस के बहुत अच्छे कवि थे। आप हैरान हो जाइएगा कि जो झारखंड का नाम जब वनांचल रखा जा रहा था तो इसका उन्होंने बहुत विरोध किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है पर्सनली जाके उन्होंने इसके लिए झारखंड नाम रखने को कहा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ जो भागवत गीता है और रामायण है उसका नागपुरी में पहली बार उन्होंने अनुवाद किया। ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी प्रश्न का भाग हो सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। तो 1957 में जो है ये झारखंड पार्टी से जुड़े और अंत तक झारखंड पार्टी में रहे, यानी वहाँ हिले नहीं है। और इन्होंने जो है रह के अपने स्थानीय पार्टी को मजबूत किया, जबकि जो प्रमुख स्तंभकार थे झारखंड के वो यहाँ से अलग हो गए। 2017 में जैसे मैंने कहा कि इन्हें शेरे झारखंड की उपाधि दी है और इसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न आपके लिए शेरे छोटा नागपुर भी आ सकता है क्योंकि झारखंड छोटा नागपुर केसरी कहकर राम नारायण सिंह को कहा गया है। थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। 1940 के जो रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी कहा था, हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ जो 2017 में इन्हें उपाधि दी गई जो शेरे झारखंड की जो विधानसभा द्वारा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 2019 में इनका देहांत हो गया और इनकी भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनके इतिहास के माध्यम से हम जानते हैं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, रणविजय सहदेव।
अगला प्रश्न है कि झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ का नारा का संबंध किस दिवस से है? तो ये एक टेढ़ा प्रश्न है। पहला 1 जनवरी, दूसरा 2 मार्च, तीसरा 25 अप्रैल और चौथा 28 फरवरी। क्योंकि ये एक राजकीय दिवस है झारखंड का, इसलिए आपको जानना चाहिए। स्टेट इसको मनाते हैं, सीएम इसके लिए खुद जाते हैं। तो पहला 1 जनवरी जो शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो बात यूँ थी कि 1948 को 1 जनवरी को जो है खरसवां गोलीकांड हुआ, जो वर्तमान खरसवां है, जो पूर्व में ये खिरसा स्टेट था, यानी यहाँ राजा का शासन था सरायकेला से पृथक। तो यहाँ के जो चंदू राय थे उन्होंने समर्थन किया कि वो उड़ीसा में इसका विलय कर दें। और उस समय जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो उसने ये घोषणा कर दी 1948 में कि ये उड़ीसा में मिल जाएगा। तो हुआ कि यहाँ विरोध हुए उसके लिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध किया और गोलीकांड हुआ, इसमें कई लोग मारे गए। तो यानी करीब आप देखें तो 150 दिन तक जो है ये क्षेत्र उड़ीसा में रहा। फिर बहुत विरोध होने के बाद इसे बिहार में पुनः कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। आज भी इसके दिवस में 1 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ, इसका मतलब ही यही है, क्योंकि ये स्थानीय जो हो भाषा का एक वाक्य है कि झारखंड हमारा है, उड़ीसा जो है राज्य हमारा नहीं है। तो ये जो है उस समय का नारा था। और चूंकि उस समय 1948 में आप देखेंगे कि बिहार जो है एक राज्य था, लेकिन झारखंड शब्द की संकल्पना विकसित हो गई थी। आप देखिए कि ठीक 1950 में जो है झारखंड का जो झारखंड पार्टी के रूप में जो है आप देखेंगे ये शब्द सामने आता है। और इस दिन जो है को राम मनोहर लोहिया जो हमारे समाज शास्त्री रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, उन्होंने इसे आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग कांड कहा। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी में ये प्रश्न आ चुका है बहुत साल पहले। तो ये राम मनोहर लोहिया का कथन है कि ये आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग कांड है। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर जो आप देखेंगे कि इसमें जो 25 जो अप्रैल है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 अप्रैल 1939 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो गंगापुर का गोलीकांड हुआ था, जिसको सिमको हत्याकांड कहते हैं। इसमें 65 लोग मारे गए थे। तो आप देखिएगा कि 1950 से पहले, 1948 से पहले 25 अप्रैल को जो झारखंड के नेता या झारखंड के पार्टी के बैनर में, मुखपत्र में इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो बाद में ये बंद हो गया क्योंकि गंगापुर उड़ीसा में मिल गया, तो इसकी महत्ता समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो है इसे यहाँ जानना जरूरी है। तो इसका जो सही उत्तर है पहला प्रश्न, इसका पहला ऑप्शन है 1 जनवरी। अगला प्रश्न है कि आवार स्वाधीन भारत का संबंध किससे है? तो पहला गिरिडीह, दूसरा देवघर, तीसरा लोहरदगा, चौथा दुमका। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के जो नारा है, संगठन है, किताबें हैं, उसका संबंध इतिहास से अधिक है। तो यहाँ जो प्रश्न का मुख्य बेस है वो इतिहास है। तो ये इसका आंसर है पहला गिरिडीह। तो क्रिस्टो राय जो कि क्रांतिकारी थे, उनका संबंध गिरिडीह से था। वहाँ के गिरिडीह के प्रमुख अकबर जो है, अबरक जो है खान मालिक जो है, उनके सपोर्ट में थे। और आवार स्वाधीन जो है पर्चा था, काफ़ी ये चर्चा में रहा और इसे गिरिडीह में भी चिपकाया गया था और पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया गया था। इसके माध्यम से क्रिस्टो राय ने इसे छपवाया था। आप देखिएगा कि झारखंड में बहुत से क्रांतिकारी जो जैसे गणेश चंद्र घोष हैं, जतिन दास हैं, तो बहुत से आंदोलनकारी, फिर सुभाष चंद्र बोस जो है बाद में। अब देखिएगा कि चूँकि कलकत्ता से सटा हुआ था और बहुत सी क्रांतिकारी गतिविधियाँ बैंड थी, तो इस संदर्भ में जो है वो झारखंड के इस क्षेत्र को, चूँकि जंगल का क्षेत्र था, यहाँ वो छुपते थे और अपनी गतिविधि का संचालन भी करते थे। तो उसका असर झारखंड में भी हुआ। और जब टाटा कंपनी बनी तो आपको अधिकतर जो नेता थे, जैसे SN हलदर है, मुखर्जी हैं,
तो ये अधिकतर आपको नेता जो है उसकी पृष्ठभूमि आपको कलकत्ता और बंगाल से मिलेगी। आप अगर थोड़ा सा इस बार के यूपीएससी पीटी के प्रश्न में जाए तो वहाँ सखाराम देवस्कर से प्रश्न आए हैं, जिसमें देसेर कथा के बारे में कहा गया है। तो ये देसेर कथा जो है 1907 में लिखा गया था इनके द्वारा, और ये मराठी थे लेकिन इन्होंने बंगाली में लिखा था। और ये देवघर में बहुत दिन तक रहे, यहाँ इनकी कर्मभूमि थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इस प्रकार के पॉकेट को थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जैसे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस प्रकार के जानकारी को, जैसे आप देखिए कि जो जामताड़ा का कर्माटाड़ है उसे अभी आजकल ईश्वर चंद्र विद्यासागर हम ब्लॉक भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारे कार्य किए। जो जामताड़ा का कर्माटाड़ है, संथालियों के बीच उन्होंने कार्य किया, विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए बहुत सारे काम किए, शिक्षा के इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। तो ऐसे जो बड़े क्रांतिकारी हैं जिनका संबंध झारखंड से है, तो उसको थोड़ा सा जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है गिरिडीह, वो सही है। अगला प्रश्न है कि अपने हित से पहले समाज और देश के हित में देखना एक विवेक युक्त सच्चे नागरिक का धर्म है। तो यह कथन किसका है? तो पहला ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा राजा राम मोहन राय। अभी मैंने तुरंत बताया इनके बारे में, तो इसका पहला ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। ये एक प्रकार से मानव शास्त्री थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, जो कि विश्व कल्याण की बात करते थे। और इन्होंने धर्म से ऊपर उठ के, यानी आप सोचिए कि उस समय जब विधवा विवाह जो है उसके लिए कितने सारे परंपरागत जो है सांस्कृतिक एक प्रकार से घेरा था, जकड़ था, बंधन था, उसको तोड़कर उन्होंने वहाँ से इसके लिए काम किया। 1856 में अधिनियम भी इसके लिए आए, और महिला शिक्षा के ऊपर भी बहुत सारा कार्य किया। फिर ये खुद विद्वान थे संस्कृत के, जो फोर्ट विलियम में ये पढ़ाते भी थे। बंगला में इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है बंगाली पद्य का प्रणेता बताया, और इन्होंने धर्म जात से ऊपर सोच के जो है ये बातें की। अभी आप देखिएगा कि आजकल की जो राजनीति होती है उसमें जो अगर इस प्रकार के बैकग्राउंड के फिलोसॉफिकल नेता भी होते हैं, सामाजिक नेता होते हैं, वो एक किसी विशेष सेक्ट की बात करते हैं। वो ईसाई है तो वो कसाई है, तो वो हिंदू है तो फलाना है। तो इससे हट के बात करने वाले का स्थान राजनीति में बहुत कम होता है, और वैसा करके वो सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण जो है वो पहले के नेता में कम थे। ऐसे तो सेक्टवाद था, यानी वो किसी वर्ग विशेष पर बात करते थे, लेकिन बहुत कम ऐसे आपको दिखेंगे जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मानव कल्याण शास्त्री हैं, और पूरे विश्व की यानी वसुधैव कुटुंबकम की वो बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण बहुत कम दिखता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका संबंध चूंकि कर्माटाड़ जामताड़ा से था, तो ये प्रखंड भी इसके नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है कि दीकू भगाओ किसका नारा था? पहला हेमंत सोरेन, दूसरा शिबू सोरेन, तीसरा निर्मल मिंज, और चौथा तिलका माझी। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा शिबू सोरेन है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नारा था जब 1970 के दशक में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो और फिर ए.के. राय द्वारा जो है महाजनी प्रथा का विरोध हुआ। जो यहाँ के बाहरी लोग थे, चूँकि 50% से अधिक आदिवासी यहाँ मौजूद थे उस समय, अभी तो 26% है, तो यहाँ बहुत सारे अत्याचार होते थे। तो दीकू शब्द जो है वो बाहरी लोगों के संदर्भ में इसका यूज किया जाता है। तो उस समय ये शब्द जो है प्रतिनिधित्व करता है वैसे शोषण का, इस प्रकार के विचारधारा का, जो स्थानीय लोगों का हनन करे, अत्याचार करे। तो 1975 में 23 जनवरी को जो है ये सबसे पहली बार इन्होंने ये बात कही थी कि दीकू भगाओ, और ये इतना सशस्त्र आंदोलन हो गया। ठीक इससे आप पहले देखें तो बिरसा सेवा दल है जो ललित कुजूर का, वो भी इस प्रकार के अप्रोच में हिंसाकारी काम कर रहा था, लेकिन यह उससे भी उग्र था।
और चूंकि झारखंड पार्टी की राजनीति एक प्रकार से समाप्त हो रही थी और एक प्रकार से झारखंड में राजनीतिक शून्यता थी, तो उसको इसने भरने का प्रयास किया और ये आक्रामक तरीके से हुआ। और इतना ज़्यादा अत्याचार था बिहार के, जो साउथ बिहार के इस पॉकेट में, कि अकाल भुखमरी बहुत आम बात थी। तो इसके लिए जो है महाजनी प्रथा विकसित हो गई, जहाँ चूँकि अगर कहीं विकास नहीं होगा तो लोग वहाँ लॉटरी खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, लोन लेंगे, ज़मीन को बंधक रखेंगे। और इसी संदर्भ में, इसी समय में 1975 में जामताड़ा के चिरुडी में नरसंहार हुआ था। उस समय 11 लोग मरे थे। ये केस उन पर बहुत भारी पड़ा, शिबू सोरेन पर। 2 केस उन पर बहुत भारी पड़ा, 1994 का जो उनके PS शशिनाथ झा का मर्डर केस, और ये जो चिरुडी नरसंहार, इसके लिए उन्हें 2004 से 6 में जो कोयला मंत्री थे केंद्र में, उनको रिजाइन करना पड़ा था। तो यहाँ जो दीकू भगाओ का नारा था वो शिबू सोरेन ने दिया और इसका बहुत अधिक JMM ने प्रयोग किया। अपनी राजनीतिक आरंभ में उन्होंने काफ़ी सफलता पाई। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है शिबू सोरेन, वो सही है। तो वर्तमान में चूंकि सरकार JMM की है, तो इस प्रकार का अब कोई नारा नहीं है, अब अप्रोच है। ऐसे होना चाहिए कि राजनीति में जो पुराने अच्छे जो मानक नहीं हैं उनको नहीं होना चाहिए। सोच धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप CM बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो वहाँ हर वर्ग के लिए आपको काम करना है, तो सोच को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन शिबू सोरेन सही है। अगला प्रश्न है कि यह कथन किसका है, कि मेरी अंतिम इच्छा है कि खुटकट्टी मुंडा राज में वही तजना नदी के धार में अंतिम विसर्जन हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। तो एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा से जुड़ी है। तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह, दूसरा राधा कृष्ण, तीसरा शरद चंद्र राय और चौथा ठक्कर बाबा। तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, जो कि 1958 बैच के एक IAS अधिकारी थे और 1960 से 62 वो खूंटी सब डिवीज़न में SDO रहे। क्योंकि ये बिहार के थे, इनकी शादी जो है रांची में हुई थी नागवंशीय घराने से, लेकिन जब इनकी पोस्टिंग हुई तो ये खूंटी में इतने समाहित हो गए, उनको यह चित्र इतना लगा कि यहाँ के दृश्य ने, यहाँ की गरीबी ने, यहाँ के कल्चरल हेरिटेज ने उनके सोच को बदल दिया। और हुआ ऐसा कि वो भारत के सबसे बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में साबित हुए। अब देखिएगा कि 1979 में 79 में जो सबसे पहली बार जो क्षेत्रीय भाषा है, जो आज आप रांची यूनिवर्सिटी में देखते हैं इसकी पढ़ाई होती है, इन्हीं के प्रयास से अलग हुआ है। और 1984 में एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसके बाद हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें भी वो रहे काफ़ी दिन तक। और इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी बिरसा मुंडा और यहाँ के लोकल क्रांति पर कि उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। 2006 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी अंतिम इच्छा पूरी की गई। तो वर्तमान में आप देखिएगा कि जो खूंटी रांची रोड में जो तजना नदी है, तो वहाँ आपको दिखेगा, वहाँ घाट भी है किनारे में। और दूसरी बात है कि इन्होंने अपने पुस्तक के माध्यम से इतने सारे रिसर्च किए। ये गांव-गांव जाकर दिन भर घूमते भी थे और लोगों के, आज जो आप पढ़ते हैं गाइड बुक या पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में, कि ये जनजाति का ये शासन व्यवस्था, ये जनजाति में ये कपड़ा को ये कहते हैं, खाना को ये कहते हैं, धुमतुरिया ये सब इन्होंने ही लिखा अधिकतर। जो शरद चंद्र राय की जो बातें थी उसको भी दोहराया, लेकिन काफ़ी अपने से रिसर्च किया, इसीलिए इनको एंथ्रोपोलॉजी की कमान दी गई। और DD कोसाम्बी ने इन्हें भारत का पहला हिस्ट्री सबल्टन ग्रुप का हिस्टोरियन माना है। तो इतिहास में जो एक ग्रुप होता है सबल्टन, जो नीचे से उभरते हुए बातों को लिखता है, जो एक नया आउटलुक है, जैसे रामचंद्र गुहा है, तो उसी प्रकार के इतिहासकार की श्रेणी में इसे पहला इतिहासकार माना है जिन्होंने छोटी छोटी बातों को इतिहास में लाया। बिरसा मुंडा के जो जितनी बातें अगर आप देख रहे हैं आज, जो बहुत सी बातें हैं छोटी छोटी, वो उसको सामने लाया इन्होंने ताकि वो इतिहास के रूप में सामने आए।
तो इतिहास अगर सामने नहीं आएगा तो उसे लोग नहीं जानेंगे। आप इनकी एक पुस्तक है, मैं बता देता हूँ, जो इन्होंने 1966 में लिखा था, 10 स्टोम एंड हैंगिंग मिस्ट, तो बिरसा मुंडा पर आधारित है। उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी इन इंडिया, उसके बाद एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी इन ट्राइबल इंडिया। ये सब बुक जो हैं अगर आप पढ़ें तो आपकी सोच को चेंज कर सकता है। एंटिक्विटी टू मॉडर्निटी इन ट्राइबल इंडिया तो इतनी अच्छी किताब है कि जो हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं ट्राइबल सोसाइटी की, उसमें किस प्रकार के आधुनिकता के तत्व हैं। तो इस प्रकार के पुस्तकों को थोड़ा पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अमेजन में अवेलेबल हो जाते हैं, जो पुराने लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी और इनके इतिहास को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह। अब देखिएगा काफ़ी टेक्स्ट बुक में इनके किताब की चर्चा है और इनके बारे में चांस हो सकते हैं कि आज प्रश्न नहीं आए तो 5 या 10 साल के बाद तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत महारानी, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है, यह कथन किसका है? तो पहला फादर कामिल बुल्के, दूसरा जयपाल सिंह, तीसरा फादर जॉन डेनी और चौथा निर्मल मिंज। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है, जो कामिल बुल्के थे, फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के फादर थे, जिनकी पृष्ठभूमि भी डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह की तरह थी, जो यहाँ के थे भी नहीं, भारतीय थे भी नहीं, लेकिन इन्होंने अपने कर्मभूमि को भारत में बनाया। आज इनके नाम से रांची जो संजीवियस का जो पथ है वो इन्हीं के नाम से, फादर कामिल बुल्के के नाम से। और ये हिंदी के प्रख्यात जो है रचनाकार रहे, संस्कृत के ज्ञाता रहे। रामचरितमानस पर, राम कथा पर बहुत सारी किताबें इनकी लिखी हुई हैं, बहुत सारे डिक्शनरी में ट्रांसलेशंस इनके हैं। 1975 में जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ, वहाँ ये मौजूद थे, वहाँ उन्होंने ये बातें की। तो एक प्रकार से अपने एक ही लाइन में इन्होंने बहुत सारी बातों को इंगित कर दिया। और 1974 में इन्हें जो है पद्मश्री भी इन्हें दिया गया। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट। तो ये कथन से रिलेटेड है, क्योंकि इस जो लेक्चर में मैंने इस प्रकार के कंटेंट्स को थोड़ा रखा है जो आने वाले समय में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और ये कंटेंट्स जो है वो राष्ट्रीय संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखें। तो झारखंड के इतिहास को या झारखंड की संस्कृति को हल्का में ना लें। ये आपको, चूँकि जैसा मैंने अभी चर्चा की कि जो देशेर कथा है सखाराम देवस्कर की, वो यूपीएससी पीटी में इस पर आया है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन फादर कामिल बुल्के सही। अगला प्रश्न है कि राधा कृष्ण को किसने झारखंड का हीरा कहा? तो पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा प्रेमचंद और चौथा महाश्वेता देवी। तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, वो सही है, क्योंकि प्रेमचंद का जो हिंदी साहित्य में जो एक स्थान है वो उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और अगर वो किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं तो वो भी कुछ माने रखता है। तो राधा कृष्ण चूँकि झारखंड उसकी कर्मभूमि रही तत्कालीन रूप से, और 1947 में पहली बार उन्होंने आदिवासी नामक पत्रिका निकाली थी, जो कि एक सरकारी, बिहार सरकार की सरकारी पत्रिका थी। और उन्होंने इस पर जो है काफ़ी काम किया, काफ़ी सारी रचनाएं की झारखंड से संबंधित। इसी संदर्भ में जब सम्मेलन होता था तो उनकी मुलाकात प्रेमचंद से हुई। और प्रेमचंद 1934 से 36 में जो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष भी थे, और उसमें राधा कृष्ण भी शामिल थे। तो इनका सामना इनसे होता था। तो इस संदर्भ में जब उन्होंने इनके विचारों को जाना तो इन्हें झारखंड का हीरा कहा। तो ये तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस में झारखंड पार्टी का विलय हमारे लिए घातक सिद्ध होगा, यह कथन किसका है? तो पहला ऑप्शन है सुशील बागे, दूसरा थियोडोर लकड़ा, तीसरा रणविजय सहदेव और चौथा एनी होरो। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, एनी होरो। तो निर्मल एनएम होरो जो हमारे झारखंड के
इतिहास में इनका प्रमुख स्थान है। और ये उस वक्त की बात है जब 1963 में झारखंड पार्टी का जयपाल सिंह ने कांग्रेस में विलय किया। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि लाल रणविजय सहदेव जो उस समय अध्यक्ष थे और एनी होरो महामंत्री ये तब तक जो है पार्टी में, यानी आप इधर देखिए कि 2006 में जब इनकी जो है मृत्यु हुई तब तक ये बने रहे हैं। और इनका योगदान झारखंड की राजनीति में बहुत अधिक है, क्योंकि बहुत कम ऐसे आपको दिखेंगे नेता जो कि इस प्रकार की राजनीति में आपको बड़ी सरलता से, बहुत ही सादगी से राजनीति करते हैं। बहुत बार बड़े बड़े पद पर रहे। ये खूंटी से जो है, खूंटी में इनकी पैदाइश है और 1967 में कोलेबिरा से जीते और फिर 1969 में भी जो है, अब देखिएगा कि जनसंपर्क मंत्री रहे बिहार में, 1968 में शिक्षा मंत्री रहे और इंदिरा गांधी से 1969 में मिलकर अलग झारखंड का स्मारक सौंपा। फिर उन्होंने 1973 में अलग झारखंड का स्मारक सौंपा, फिर राजीव गांधी के समय सौंपा। उसके बाद आप देखिएगा कि राजीव गांधी में के बाद जो है नरसिम्हा राव की सरकार आई तो वहाँ भी इन्होंने स्मारक सौंपा। तो ऐसा करने वाली ये एकमात्र व्यक्ति है। इनसे मैं पर्सनल जो है अपने नाना जी जो एलिसन पिंग हुआ है उनके माध्यम से मिला, चूँकि ये उनके बहुत अच्छे मित्र थे। चाईबासा में 2004 में ये आए हुए थे। 2004 से 6 के बीच एक मामला चल रहा था, आपको याद होगा कि झारखंड में जो इनोसेक का विधायक था कोलेबिरा का, उसका एक मत जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था सरकार बचाने के लिए और वो झारखंड पार्टी से लड़ा था। तो ऐसे में एनी होरो नहीं चाहते थे कि वो बीजेपी को सपोर्ट करे। तो इस संदर्भ में जो है वो इस पर काफ़ी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। और इसी एनी होरो का संबंध कभी जयपाल सिंह से भी रहा, जब खूंटी संसदीय क्षेत्र सीट पर जब उनकी दूसरी वाइफ जहांआरा जो कर्नल कटिस की परित्यक्ता थी, उनको गलत साबित करने के लिए भी ये केस किए थे और उनका टिकट कट गया था। फिर 1970 में ये एमपी खूंटी से जीते भी। ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वो बहुत कानूनी लड़ाई लड़ी थी इसके लिए। तो मेरे नाना जी के बहुत अच्छे दोस्त ये रहे और इन्होंने अपने मुंह से मुझे बहुत सारी बताई। वो बताते थे कि जब 50 के दशक में जो पत्रिकाएं छपती थी, तो यानी 50 से पहले 1946 से 50 के बीच में बहुत सी पत्रिकाएं आदिवासी से के संदर्भ में छपती थी। वो मेरे नाना जी चूँकि वो कलकत्ता में उस समय आर्ट कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहाँ वो छपवाते थे उन पत्रिकाओं को और चुपचाप से इन्हें देते थे, क्योंकि ऐसा करना तो उस समय बहुत मुश्किल था। रांची में रेड भी होते थे। और फिर 1925 में जब इनकी पैदाइश हुई तो ये रांची के गोसन स्कूल में पढ़े। अच्छे फुटबॉलर थे, मेरे नाना जी भी अच्छे फुटबॉलर थे। उन्होंने सेंट जॉन से स्कूलिंग किया। उसके बाद वो आर्ट कॉलेज कलकत्ता चले गए और ये लॉ में चले गए। तो 2004 में मेरे नाना जी के माध्यम से मुझसे इनकी मुलाकात हुई और काफ़ी सारे जो है इन्होंने अपने ऐतिहासिक बातें मुझे बताई। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि इतने बड़े पद पर रहे हैं। और जो है कि फिर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जब 1989 में झारखंड समन्वयक समिति पर जो है स्मारक पत्र दिया जा रहा था, तो सभी पार्टियों का, ताकि अलग झारखंड हो, तो उसके ये प्रतिनिधि थे, मुख्य प्रतिनिधि थे। और 1990 में भी जब गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो उन्हें भी लगातार जो है अलग झारखंड का जो है वो उन्होंने स्मारक पत्र दिया ताकि ये बने। और ये बड़ी गौरव की बात है कि 2001 में इन्हें झारखंड रत्न दिया गया। इस प्रकार के व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं जिनकी लड़ाई बहुत एक मुद्दे पर आधारित होती है और अपनी राजनीति को जो है वो एक नींव पर जो है वो टिका के रखते हैं। आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा है, एनी होरो है।